अच्छा, अब जो हमने पढ़ना है वो थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा जो उनसे आपको याद होनी चाहिए, और स्टेट सिंबल्स लगाने किस तरह हैं, डिफरेंट आपने जो आपके होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके स्टेट सिंबल्स कैसे डिसाइड होंगे। उसके अलावा आपने जो देखना है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी चीज़ हमने देखनी है, जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें रह गई हैं, तो पहले सेक्शन एक साइड पे लग जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो है एक चीज़ है जिसको आप कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज आपके पास क्या होती है, इसकी आपने ना डेफिनेशन याद रखनी है, और फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जैसे चार फैमिलीज हमने पढ़ी हैं, उसी तरह चार होमोलोगस सीरीज होंगे आपके पास। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या है, इसकी अगर हम डिफाइन करें तो कहता है इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, सीरीज ऑफ compounds in which each consecutive each consecutive member differs by member differs differs by differs from the previous member by CH2 group। तो होमोलोगस सीरीज कहते हैं कोई एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हो जिसमें हर अगला आने वाला मेंबर उसमें एक CH2 ज्यादा हो, या हर पिछला मेंबर से आपके पास जो है एक CH2 कम हो। ठीक है, तो अगर आप आगे वाले मेंबर पे मूव करें तो उसमें एक एक्स्ट्रा CH2 होना चाहिए। अगर आप पीछे वाले मेंबर पे जा रहे हैं तो उस एक ही सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में आपके पास पिछले मेंबर के पास एक CH2 कम जो है आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रुप कम होना चाहिए। जैसे एल्केन्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एल्केन्स का सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कौन था? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता था? CH3, CH2, CH3। ठीक है, ये आपके पास प्रोपेन है। अब इस तरह आपने कभी बनाना सीखा नहीं है, लेकिन यही चीज आज आपको जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये किस तरह लिखते हैं। आपने किस तरह सीखा है? आपने इस तरह सीखा है कि भाई प्रोपेन यानी 3 कार्बन होंगे, ऐसे ही है। वैसे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता होना चाहिए, CH3 C3H8। 8। तो एल्केन है तो जितने कार्बन उससे डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन। तो आप इस तरह लगाते थे हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो टोटल 8 हाइड्रोजन है इसमें। इसी को ना लिखने का दूसरा तरीका है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना इधर, इसको ना एक खास नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला। इसको कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसमें सारे बॉन्ड्स आप डिस्प्ले करके दिखाते हैं। तो हम पीछे जितने भी हम स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, जब हम उसको सिर्फ स्ट्रक्चर बोलते थे, असल में वो स्ट्रक्चर जो आप बना रहे थे वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्प्लेड फॉर्मूला था। तो वो ऐसा फॉर्मूला होता है इन विच ऑल बॉन्ड्स आर डिस्प्लेड या शोन। दूसरा अब जो हम लिखने लगे हैं ना, उसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बॉन्ड्स दिखाते हैं, उसके अलावा कोई बॉन्ड्स नहीं दिखाते, या सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन दिखाते हो, उसके अलावा कोई भी बॉन्ड्स नहीं दिखाते। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप नहीं दिखाएंगे। लेकिन उसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ना लिख लेते हैं पहले, किस तरह लिखेंगे। तो आपने हर कार्बन को देखना है वो कौन सा वाला कार्बन है। इधर इस कार्बन को देखें तो ये कैसा कार्बन है, जिसके पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसको हम लिखते हैं CH3। फिर आगे ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो इसको लिखेंगे CH2। तो ये CH3 था, ये अब CH2। उसके बाद कौन आ रहा है दोबारा, CH3। ऐसे ही है। तो ये जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा था वो इस तरह लिखा था, इसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जिसमें हम ओनली कार्बन चेन, या फिर इसको बोलते हैं कार्बन
bonds are shown। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपको कोई भी एल्केन दे दे, कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस तरह की शक्ल में दे देना, तो आपने हर कार्बन को देखना चाहिए कार्बन कौन सा वाला है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे तो इसको CH3 लिखूंगा। फिर अगला कार्बन ऐसा है जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे, CH2 लिख लूंगा। अब हाइड्रोजन मैंने मिनिमाइज कर दिया, मैंने उसको ऐसे एक्सपैंड करके नहीं दिखाया। फिर इसी तरह उससे अगला कार्बन कौन सा वाला है, CH3। तो ये आपके पास डिस्प्लेड और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब से मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना शुरू करूंगा, तो अब आपने मुझे बताना है। अब हम वापस आते हैं होमोलोगस सीरीज पे। होमोलोगस सीरीज कहती है एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होगी जिसमें हर कंसेक्यूटिव मेंबर कितने से डिफरेंस होगा, उसमें कितने का डिफरेंस, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। अब मैं इधर देखता हूँ एल्केन्स ना, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड ऐसे ही है। एल्केन्स की एक अपनी सीरीज चलती है जिसपे उसका एक अपना जनरल फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो एक एल्केन्स की आपके पास क्या बनती है, होमोलोगस सीरीज बनती है। तो होमोलोगस सीरीज जो आपके पास एल्केन्स की है, उसमें अगर मैं दो चार तीन मेंबर्स बना दूं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया प्रोपेन CH3 CH2 CH3। फिर उसके बाद मैं अगला बनाऊंगा ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। आप मुझे बताओ ना, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता था, C3H8 C3H8। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। 10। तो यहाँ पे देख लो, अब मैंने सिर्फ उसको एक्सपैंड करके नहीं दिखाया, बाकी एग्जैक्ट फॉर्मूला उसी तरह बनेगा। आप पहले एक्सपैंडेड शक्ल बना के बेशक इस तरह बना लें उसको, लेकिन फर्क देखो ना, हर आने वाले मेंबर में, हर अगले मेंबर में कितने का गैप आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है। 2 ये का। देखो यहाँ पे एक CH2 था, उसके बाद इधर आ गया ये CH2, उसके साथ एक एक्स्ट्रा CH2 ऐड हो गया, ऐसे ही। तो प्लस CH2 हुआ इसमें, हर कंजेक्टिव मेंबर यानी हर अगला आने वाले मेंबर। अब इसी से आप पेंटेन पे चले जाओ, इससे अगले मेंबर पे जाते हैं C5H12। वो भी इसी तरह लिखेंगे हम, CH3 टर्मिनल वाला कार्बन है, 3 हाइड्रोजन आते हैं, बीच वाले जितने उन सारों पे दो दो आएंगे। CH2 CH2 CH2, ये हो गए 4 कार्बन, और लास्ट वाला कार्बन CH3। अब दोबारा देखो, तो इससे प्रीवियस मेंबर ब्यूटेन और उससे नेक्स्ट मेंबर पेंटेन। पेंटेन में सिर्फ क्या चीज ऐड हुई है, और देखो एक प्रोपेन में एक ही था CH2, ब्यूटेन में दो हो गए, पेंटेन में कितने हो गए, 3। 3 आ गए। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि अब जैसे ये एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, ये एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, और एल्केन्स में हम देख रहे हैं कि हर कंसेक्यूटिव मेंबर एक दूसरे से सिर्फ कितने के डिफरेंस पे आ रहे हैं, एक CH2 ग्रुप के डिफरेंस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, राइट नेक्स्ट जो आपके पास मेंबर आना चाहिए। ये नहीं करना कि हम 4 कार्बन वाले और 10 कार्बन वाले को कंपेयर करें, ऑब्वियसली वो कंसेक्यूटिवली नहीं आते आपके पास, आपने असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। ठीक है, तो ये आपके पास एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, इसमें भी आपके पास CH2 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह एल्कीन्स में भी देखेंगे तो यही काम होगा। अब एल्कीन्स की अपनी एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि एक वो डिफरेंट फैमिली है तो उसकी डिफरेंट सीरीज बनती है। तो आप करना चाहिए हमें 4 कार्बन से स्टार्ट करना चाहिए। तो एल्कीन्स में अगर हम एक मेंबर बना दूं मैं, 1 2 3 4 कार्बन वाला, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, एक हाइड्रोजन इधर, इधर आ गया CH2, इधर आ गया CH3। इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं अपने पास, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, ये कौन सा वाला कार्बन है, CH वाला, CH। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, आगे कौन आ रहा है, CH2। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, आगे कौन आ रहा है, CH3। इसको बांध करके लिखने का तरीका ये है। अब इससे अगला मेंबर ब्यूटीन के बाद अगला कौन मेंबर बनाता हूं मैं, पेंटीन बना दूं, तो आप देखना पेंटीन में और ब्यूटीन में कितने का फर्क आ रहा है। तो पेंटीन बनाते हैं, हमारे पास टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 5। 5 कार्बन में से एक डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर दो आएंगे, इधर भी दो आएंगे, और इधर कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें, तो ये सबसे पहले CH2 लेफ्ट साइड से शुरू करो, लिखते जाओ, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर दोबारा CH2, फिर उसके बाद CH3। अब देखो जरा, इन दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में आपके पास कितने का फर्क आ रहा है।
इसके पास देखें तो एक CH2 था, अगले वाले के पास सिर्फ क्या हुआ, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर अगले वाले का, वही CH2 CH है, CH2 है, लेकिन एक बीच में और क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एक और CH2 ऐड हो गया, ये वाला। तो डिफरेंस दोनों में सिर्फ और सिर्फ कितने का है, एक एक्स्ट्रा CH2 आने का। ठीक है, तो ये दोनों एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। एल्केन्स के लिए अपनी होमोलोगस सीरीज होगी और एल्कीन्स के लिए अपनी होगी, इसी तरह एल्कनॉल्स के लिए अपनी होगी और एल्कनोइक एसिड्स के लिए भी अपनी होगी। ठीक है, तो अब हम याद कर लेते हैं, नोट लिख लो अपने पास एक। नोट लिखो कि जी इन दिस वे, इन दिस वे all four organic compounds, all four organic families, all four organic families जो कि कौन कौन है, जिसमें आपके पास एल्केन्स है, फिर एल्कीन्स है, फिर उसके बाद एल्काइल ग्रुप फैमिली थी कोई? नहीं। नहीं। ठीक है, तो एल्कनॉल्स, और फिर जो फोर्थ फैमिली थी वो क्या थी, अल्कनोइक एसिड। एल्कनोइक एसिड्स। ये तमाम, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आर होमोलोगस सीरीज। लेकिन हर फैमिली की अपनी होमोलोगस सीरीज होगी। ठीक है, ये आपस में जो है ना, आपने इन दोनों को कंपैरिजन में, होमोलोगस सीरीज नहीं है एक दूसरे के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपाउंड्स, जैसे एल्केन सिर्फ एल्केन्स के साथ होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, एल्केन्स सिर्फ एल्कीन्स के साथ बनाएंगे, एल्कनॉल्स की अपनी एल्कनॉल्स के साथ होगी। ठीक है, तो सेपरेट चार होमोलोगस सीरीज, जैसे चार ऑर्गेनिक फैमिलीज। ठीक है, अब हम होमोलोगस सीरीज क्यों पढ़ते हैं और इसका मकसद क्या है, तो उसकी तरफ बात जाती है। तो ये लिख लो जल्दी से। अच्छा, अब हमने असल में बेसिकली पढ़ना है कि जो चीजें आपके पास एक होमोलोगस सीरीज में आती हैं, यानी जो मेंबर्स एक होमोलोगस सीरीज में आती हैं, उनके बारे में प्रॉपर्टीज आपको क्या पता होनी चाहिए। तो लिखो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब ये बेशक एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज हो, एल्कीन्स की हो, एल्कनॉल्स की हो, या एल्कनोइक एसिड्स की हो, जिस भी होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करें होंगे उसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकेंगी, होमोलोगस सीरीज। इसमें आपके पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहली, कि ऑल मेंबर्स, देखो जी, ऑल द मेंबर्स इन अ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक ही फैमिली से आपके पास जो होमोलोगस सीरीज, आप फॉर एग्जांपल एल्केन्स की लेते हैं, तो एल्केन्स सारे जो हैं उन सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी, तकरीबन सिमिलर ही होंगी, और वो केमिकल रिएक्शंस में, और वो केमिकल रिएक्शंस में सिमिलरली ही बिहेव करेंगे, क्योंकि तमाम एल्केन्स ही हैं वो। सिर्फ उनमें फर्क कितना आ रहा होगा, एक एक्स्ट्रा CH2 आ रहा होगा, जिसकी वजह से थोड़ा रिएक्शन में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन रिएक्ट तमाम एक तरीके से ही करेंगे। ठीक हो गया। सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि देर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, देर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, या सॉरी, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल स्टेट, इन फिजिकल स्टेट या प्रॉपर्टीज, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डाउन द homologous series। तो यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चेंज होंगी, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप आता जा रहा है, हर हर एक कंसेक्यूटिव मेंबर में एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप आता जा रहा है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप आने की वजह से ना, तो अब उसकी थोड़ी फिजिकली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी आपके पास। सही होगा। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, इस वाले पॉइंट को।
अब आप अपने पास ना एक नोट लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए इधर कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, डाउन द होमोलोगस सीरीज का मतलब है आपने कार्बन 1 से शुरू किया था और आप किधर तक गए थे, कार्बन 10 तक गए थे। तो इस तरह जब डाउन द होमोलोगस सीरीज आप किसी भी ऑर्गेनिक फैमिली की होमोलोगस सीरीज में जाएंगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस नजर आएंगे। उन्हीं को अभी डिस्कस करने लगे, तो अपने पास एक नोट लिख लो। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करूँ। सेकंड प्रॉपर्टी हमने थोड़ी टेबल बनानी है, वो आगे नहीं जा सकती। अच्छा, तो अपने पास एक नोट लिखो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होनी है। देखो जी, फॉर एल्केन्स, एल्केन्स एंड एल्कीन्स, ये एल्केन्स और एल्कीन्स में दोनों में आप ये बातें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपके पास कार्बन 1 से लेके कार्बन 1 टिल 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन तक जो स्टेट आपको रूम टेम्परेचर पे मिलेगी वो होगी गैसेस, गैसियस स्टेट मिलेगी। तो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक एल्केन्स और एल्कीन्स में सारे क्या होते हैं, ऑल गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब ये बात हमने याद रखनी है कि जब भी हम स्टेट सिंबल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है प्रोपेन कहीं पे, तो फिर प्रोपेन की क्या स्टेट होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पे? गैस। गैस, क्योंकि उसमें 3 कार्बन आते हैं। ठीक है, तो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक आपके पास क्या आएगी स्टेट सिंबल, हमने उसकी एल्केन्स और एल्कीन्स में एक केस है, क्या करेंगे, गैसियस स्टेट सिंबल डालेंगे। फिर आगे आता है आपके पास एक पॉइंट, ये हो गया। सेकंड पॉइंट, C5 से लेके टिल C5 तक, इधर आप लिख लो ये ऑल आर, ऑल लिक्विड्स, ये सारे के सारे लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। तो अगर 5 कार्बन से लेके बात की जाए 25 कार्बन तक, ठीक है, तो ये सारे लिक्विड्स होंगे, लेकिन इनमें थोड़ी सी डिवीजन है। ठीक है, आप उन्हें बस ये याद रखना 5 to 25 लिक्विड्स होते हैं। आप स्टेट सिंबल फॉर एग्जांपल कहीं पे पेंटेन लिखे, आप उसके आगे लिखोगे लिक्विड, क्यों, उसमें 5 कार्बन। अब हमने जो बात करनी है वो ये है कि इस C5 to C25 में भी फर्दर डिवीजन है। इधर जो डिवीजन है वो ये है कि C5 से लेके C16 तक, ये जो है ना, ये भी लिक्विड्स हैं, लेकिन ये थोड़े से थिन लिक्विड्स हैं, इतने डेंस लिक्विड्स नहीं है, ये थिन लिक्विड्स हैं। ठीक हो गया, ये थिन लिक्विड्स हैं। और जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे ये लिक्विड्स और ज्यादा क्या होते जाएंगे, डेंसर होते जाएंगे, तो थिकर लिक्विड्स बनाते जाएंगे। तो C17, तो C16 तक आपके पास थिन लिक्विड्स, फिर C17 to C25 ये आपके पास आएंगे थिक लिक्विड्स। ठीक हो गया, तो C17 to C25 आपके पास थिक लिक्विड्स आएंगे, यानी डेंस लिक्विड्स आएंगे। और फिर लास्ट पॉइंट वो ये है कि आपके पास C25 से ऑनवर्ड्स, यानी C26 27 28, C25, या बल्कि इसको लिखो C26 एंड ऑनवर्ड्स, एंड ऑनवर्ड्स, ये तमाम आपको सॉलिड्स मिलेंगे, ऑल आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो हमने ये अभी सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स और एल्कीन्स के लिए बात की है। अब हम चेक करते हैं फॉर एल्कोहल्स या एल्कनॉल्स। एल्कनॉल्स के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाली बात आपने याद रखनी है वो बड़ी सिंपल सी है कि ऑल एल्कनॉल्स, लिख लो अपने पास, ऑल एल्कनॉल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट आएगी। ठीक है, अच्छा, तो जब भी अल्कोहल हमने कहीं पे बनाया, कहीं पे भी अल्कोहल है, बेशक वो कार्बन 1 वाला है, कार्बन 26 वाला है,
जो मर्जी है, उसमें आपने सिर्फ लिक्विड लिखना है। फिर अगला है एल्कनोइक एसिड्स। एल्कनोइक एसिड्स हैं आपके पास, और एल्कनोइक एसिड्स में आपने जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी आप हमेशा उधर लिखो एल्कनोइक एसिड्स आर, सॉरी, एक्वस। तो जब भी एल्कनोइक एसिड आएगा उसका हम एक्वस स्टेट सिंबल लिखेंगे। ठीक है। तो इधर हमने वो कोई नहीं हमने सोचना कि कितने कार्बन हैं कितने नहीं है, आपने सीधा सीधा क्या करना है, आपने इधर एक्वस लिखना है और एल्कनॉस के केस में आपने लिक्विड लिखना है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आती है, हमने दो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज कर ली है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, और वो ये है कि डाउन द होमोलोगस सीरीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो हमने देखो अभी जैसे यहाँ पे एक बात की, कहाँ गया वो वाला, यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आपके पास कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास स्टेट फ्रॉम व्हाट टू व्हाट जा रही है। हाँ जी। सॉलिड। जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जा रहे हैं आपके पास स्टेट गैस टू क्या जा रही है, सॉलिड जाती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो क्या होती जा रही है, स्ट्रोंगर होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको फिर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है इनको तोड़ने के लिए। इस वजह से आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपसे वो एक एफएक्यू पूछेगा, ये लिखो अपने पास। एफएक्यू को कहेगा जी कि एक्सप्लेन व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है। तो अब हम उसे क्या बताएं, तो हमने देखा है जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आपकी स्टेट भी किधर से किधर जा रही है, गैस टू सॉलिड जा रही है। इसका मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जा रही है, स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। ठीक है। तो हम उसे यही वजह लिख के दिखाएंगे, यही वजह उसे हम बताएंगे यहाँ पे। तो आप लिखें, हम लिखें जी कि डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज द स्टेट changes from gas to solid, so the intermolecular forces, so the intermolecular forces of attraction keep strengthening, keep strengthening, जिसकी वजह से आपको फिर उसको मेल्ट या बॉईल करने के लिए हीट एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा। हाँ। तो हीट एनर्जी needed to break these forces of attraction keeps increasing। ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी वजह है कि क्योंकि आपने देखा स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से, सॉरी, गैस से सॉलिड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और फिर आपको उनको तोड़ने के लिए या मेल्ट या बॉईल करने के लिए उसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास वो है कि डाउन द सीरीज विस्कोसिटी, डाउन द सीरीज विस्कोसिटी इंक्रीजेस। और विस्कोसिटी कह लो कि जी थिकनेस ऑफ अ लिक्विड को कहते हैं। और हमने देखा कि आपने जब लिक्विड्स की बात की तो पहले C5 to C16 थिन लिक्विड्स थे, और उसके बाद वो विस्कस होते जा रहे थे, यानी थिकर लिक्विड्स आते जा रहे थे। तो थिकनेस ऑफ लिक्विड को बोलते हैं विस्कोसिटी। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है
वो है जी के 45, देयर इज रेगुलर increase there is a regular increase in the relative molecular mass MR mass. There is a regular increase in the relative molecular mass of compounds down the series. ठीक है, तो ये आपके पास हमारा पहला सेक्शन यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद हमने करना है अपना सेक्शन 2, जो कि हमारा होगा आइसोमेरिज्म। कोई सवाल है? ये आखिरी वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना अभी आपको ऐसे समझ आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोल्स में आप जाके सीखते हैं बात। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको सीधा सीधा आप ये समझें कि जितने भी मेंबर्स आएंगे ना, जैसे हमने बनाया था प्रोपेन, अगर इसका मैं मैथ निकालना चाहूँ तो आप इसका मैथ अगर मैं आपको खुद बता दूं तो वो होगा जी, ये 15 ग्राम्स है, फिर उसके बाद ये आता है आपके पास 14 ग्राम्स, फिर 15 ग्राम, ये टोटल ऐड करो जरा कितना बनता है? 30, 44, ऐसी है ना, 44 ग्राम्स बनता है। अब देखना अगले मेंबर में और उससे अगले मेंबर में फिर इंक्रीज सिर्फ कितने का आ रहा होगा। ये आपको मैंने ब्यूटेन बना के दिया, ब्यूटेन का मास अगर आप देखें तो इसका टोटल मास जो आपके पास बनेगा ना, वो बनेगा जी 15 ग्राम्स प्लस 14 ग्राम्स प्लस 14 ग्राम्स प्लस 15 ग्राम्स, तो ये आपके पास बनेगा अब 44 प्लस 15, 58 ग्राम्स। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, सिर्फ 14 ग्राम्स का आ रहा होगा। हाँ जी सही। ठीक है, अब इसी से अगले मेंबर पे चले जाए ना तो एक और दफा रेगुलर इंक्रीज नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ CH2 ग्रुप ऐड होता है ना हर मेंबर पे। जी। तो दोबारा अब इसमें ना एक आपको 14 ग्राम्स का डिफरेंस नजर आएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा मैस? ये आ जाएगा जी 68, 72, 72 ग्राम्स हो गए। इसको खुद भी कर लो, 15 ग्राम्स, 14 ग्राम्स, 14 ग्राम्स, 14 ग्राम्स, 14, ये 15 ग्राम्स। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड हो रहा है, हर जो नेक्स्ट मेंबर आपके पास आ रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा CH2 आ रहा है ना, उसकी वजह से एक फिक्स्ड मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपके पास हर दफा। जी सही। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है अभी के लिए हमारे लिए। MR वाली बात कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि मैथ्स में आपके पास रेगुलरली क्या कर रहा है, मैथ्स इंक्रीज कर रहा है, जैसे नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं मैथ्स इंक्रीज करता है, और रेगुलर इंक्रीज आता है, एक ही वैल्यू से इंक्रीज करता है बार बार। ठीक। क्लियर है? जी।